हेलो फ्रेंड, एनबीके जी इस क्लास में आपका स्वागत है। समान विज्ञान यानी जनरल साइंस बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। समान विज्ञान में भी बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुल प्रश्न के लगभग 50% होते हैं। जो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लगभग 50% बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी का दूसरा वीडियो मैं आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ। बायोलॉजी का पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक ये नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले कहते किसको है? तो वह सिस्टम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसको हम लोग प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन में जो भाग जो अंग लेता है उसको हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। जीव विशेष के सभी प्रजनन अंग, जितने भी प्रजनन अंग है उसको सम्मिलित रूप से हम लोग प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो मानव है यूनिसेक्सुअल है, यानी इसमें नर और जो मादा का जो जनन अंग होता है और उनके जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यह हम लोग देखते हैं तो जो पुरुष हैं उसमें एक जोड़ी टेस्टिस होता है तथा महिलाओं में एक जोड़ी उनको ओवेरी होता है। जो निषेचन की क्रिया होती है जब नर और मादा दोनों मिलते हैं तो यहाँ से शुक्राणु यहाँ से जाकर फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है तथा यहाँ से जो अंडाणु होता है ओवरी से निकल के दोनों का जो मिलन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। दोनों को मिलने के बाद वो जाइगोट में बदल देता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो निषेचन की जो क्रिया होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से जब दोनों मिल जाता है अंडाणु और शुक्राणु तो दोनों मिलके जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होके इसका विकास करता है, वो शिशु के रूप में इसका निर्माण होता है। अब जाइगोट होता क्या है? हम लोग देखते हैं कि निषेचन क्रिया के बाद मतलब शुक्राणु अंडाणु जब फेलोपियन ट्यूब में मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होने के बाद इसका विकास जो होता है क्रमशः मॉरूला, ब्लास्टूला और गैस्टूला में होता है। जो गैस्टूला का जो निर्माण होता है वो निषेचन क्रिया यानी जाइगोट का जब निर्माण होता है उसके तीसरे सप्ताह से गैस्टूला का निर्माण होने लगता है। हम मानव भ्रूण में देखते हैं जो जाइगोट है उसमें जो हार्ट का जो डेवलपमेंट होता है हृदय का वो चौथे से पांचवें सप्ताह में होने लगता है। अब हम लोग देखते हैं जो पूर्व भ्रूणिक अवस्था यानी प्री इम्ब्रोडिक स्टेज जो गर्भ से प्रथम 2 सप्ताह होता है उसको हम लोग प्री इम्ब्रोजेनिक स्टेज यानी पूर्व भ्रूणिक अवस्था में इसको बोलते हैं। तीसरे से 8वें सप्ताह जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रोयो डेवलपमेंट स्टेज यानी भ्रूण विकास काल। तीसरे महीने से लेकर बच्चे के जन्म तक जो पीरियड होता है उसको हम लोग भ्रूण काल यानी फोटल पीरियड कहते हैं। तो ये कुछ जस्ट समझने के लिए जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब आपके सामने कर रहा हूँ। अब है कि जो गर्भाशय में जो जाइगोट होता है वो रहता कैसे, वो डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एमनियोन में जो एमनियोटिक लिक्विड निकलता है वो करता क्या है कि जो भ्रूण को जो नमी बनाए रखता है, बाहरी जो प्रेशर है और धक्कों से उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब एक है कोरियोन, इसको हम लोग जरायु भी कहते हैं। जो जितने भी गैसीय एक्सचेंज होता है उसका नियंत्रण यहाँ पे करता है। भ्रूण में जितने भी गैसीय एक्सचेंज होता है, गैसीय नियंत्रण होता है वो उसको कोरियोन, इसको हम लोग हिंदी में जरायु कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा एलेंटाइन मेम्ब्रेन इसको हम लोग बोलते हैं, एलोनटोपिक मेम्ब्रेन, जो कि भ्रूण में जितने भी उपापचयी क्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको वो एकत्रण करता है और गैसीय विनिमय में इसका सहयोग करता है। तो ये कुछ पॉइंट है कि कैसे मतलब जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में डेवलप करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब शुक्राणु यहाँ से निकलता है तो इसका सब समान पीरियड होता है अंडाणु से मिलने का। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लगभग
48 घंटे तक होती है। 48 घंटे तक वो क्रियाशील होती है, लेकिन कभी कभी सामान्यतः 48 घंटे तक होती है, लेकिन कभी कभी वो 72 घंटे तक भी अंडाणु के साथ मिलन यानी दोनों मिल सकता है, एक्टिव होता है वो। जो ओवुलेशन के बाद जो ओवरी से जो अंडा निकलता है, एग निकलता है, वो लगभग 12 से 24 घंटे तक वो क्रियाशील होती है। बच्चे का जो जन्म होता है, जाइगोट मतलब दोनों शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, उसको टोटल डेवलपमेंट होने में, भ्रूण का टोटल विकास होने में लगभग 38 सप्ताह यानी 266 दिन लगता है बच्चे के जन्म में। तो ये कुछ पॉइंट है जिसपे कि आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे थोड़ा आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो हम लोग देखते हैं कि शरीर की कोशिकाओं में उपापचय की क्रियाएं होती है। उपापचय की क्रियाएं होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कई अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए काफ़ी अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। तो ये जो पदार्थ है, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिकम, ये सब उत्सर्जित पदार्थ है। बात जो ये सब उत्सर्जित पदार्थ को जब वातावरण में हम निकालते हैं, अलग शरीर से अपना अलग करते हैं, तो उत्सर्जन करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया, पूरा जो सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र के जो मुख्य अंग है वो किडनी है, ब्रिक इसको हम लोग बोलते हैं किडनी। उसके अलावा लीवर हो गया, उस त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो किडनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किडनी हमारे शरीर को काफ़ी मेन रोल प्ले करता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक जोड़ी किडनी होती है। किडनी करता क्या है? तो किडनी करता कि जो ब्लड में जितने ब्लड को छानकर उससे जो अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ है उसको हटाता है। शरीर में जितने भी लिक्विड है उससे हानिकारक अपशिष्ट और निरंतर पदार्थ जो होते हैं उसको पेशाब के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से शरीर से इसको निकालता है। साथ ही शरीर में जो साल्ट है, लवण है और जल की मात्रा का भी नियंत्रण करता है किडनी के द्वारा ही। किडनी करता क्या है कि जो ब्लड में ऑस्मोटिक जो प्रेशर है और उसकी मात्रा को नियंत्रण करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो जब किसी सॉल्यूशन को एक अर्धपालगम झिल्ली द्वारा जल से अलग रखा जाता है, तो यहाँ पे जितना अधिकतम प्रेशर बनता है उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जो ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको नियंत्रण एवं कंट्रोल भी किडनी के द्वारा किया जाता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक जोड़ी किडनी होती है, मतलब दो किडनी होती है। जो किडनी के जो नलिकाएं होती है उसमें नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन करता है क्या कि उत्सर्जन की जो मेन जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो नेफ्रॉन ही होता है। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 2 ब्रिक होता है, तो प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जो उत्सर्जन की जो यूनिट है नेफ्रॉन, वो लगभग प्रत्येक ब्रिक में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब हम लोग लीवर पे आते हैं। तो लीवर जो क्या करता है, यूरिया जो होता है, जो कि वेस्टेज मटेरियल होता है, वो लीवर में ही बनता है। परंतु जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा, अतिसूक्ष्म स्यंदन द्वारा इसे ब्लड से जो किडनी द्वारा पृथक कर लिया जाता है। यूरिया तो बनता है लीवर में, लेकिन इसको जो अलग ब्लड से जो अलग करता है वो किडनी ही करता है। तो किडनी यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। परिसंचरण तंत्र द्वारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको द्वारा जो यूरिया है वो लीवर से ब्रिक में पहुँचता है, जहाँ वो पेशाब के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूरिया तो बनता है लीवर में, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा यहाँ पर किडनी में आता है और किडनी के माध्यम से वो शरीर से उत्सर्जन हो जाता है, अलग हो जाता है वो। अब मूत्र होता क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि मूत्र का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। हम लोग दिन से एक सामान्य मनुष्य हो दिन भर में लगभग 1.5 लीटर तक मूत्र का उत्सर्जन करता है। शरीर से लगभग 1.5 लीटर जल पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। जो मूत्र में यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो हल्का होता है। तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट टर्म है जो हो सकता है इसमें क्वेश्चन आए। तो जो पेशाब में जो हम हल्का पीला रंग देखते हैं वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। टोटल जो पेशाब होता है, मूत्र होता है, उसमें 95% जल होता है, 2.6% यूरिया होता है, 2% अनावश्यक
लवण वाले आयन होते हैं, 0.3% क्रिएटिनिन होते हैं और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा कुछ अवशिष्ट पदार्थ और होते हैं। तो इस मूत्र के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है कि इसमें हो सकता क्वेश्चन है, इसका रंग पीला क्यों होता है, इसमें कितने % वाटर होते हैं, कितने % यूरिया होते हैं, इसका नेचर क्या, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो सब क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अब ये है कि अगर 2 किडनी होती है, 2 में अगर एक खराब हो गया तो भी वो काम करता है, लेकिन अगर दोनों खराब हो गया तो फिर से जो जितना भी फिल्ट्रेशन का काम करता है, किडनी क्या करता है, जितना ब्लड में या सर्कुलेटरी सिस्टम में जो लीवर से भी जो अपशिष्ट मटेरियल आता है उसको छान के पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन अगर सोच लीजिए अगर दोनों किडनी खराब हो गया तो आदमी को बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक डायलिसिस सिस्टम जो है कि कृत्रिम तरीके से जैसे किडनी काम करता है उसी तरीके से ही डायलिसिस सिस्टम के तहत आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। इसमें करते क्या है कि जो जितने भी घुलनशील पदार्थ को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा आर पार होना, जो कि विसरण सिद्धांत, एक जगह से दूसरे जगह जो आर पार होता है उस थ्योरी पे डायलिसिस सिस्टम काम करता है। इसमें क्या करते हैं कि जो ब्लड होता है एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित करते हैं, दूसरे तरफ से डायलिसिस घोल होते हैं वो दूसरे तरीके से प्रवाहित करते हैं। दोनों मिलके ब्लड में जितने भी इम्प्योर मटेरियल होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है, तो प्योर ब्लड होता है जो दूसरे नली के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये डायलिसिस सिस्टम होता है। तो डायलिसिस सिस्टम को याद रखना है कि डायलिसिस सिस्टम कब काम करता है। तो जब दोनों किडनी खराब हो जाए तो उस सिस्टम में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए तथा शरीर से वेस्टेज मटेरियल को निकालने के लिए डायलिसिस सिस्टम निकाल के का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा इसको याद रखिए। अब आप लोग देखते होंगे कभी कभी पेशाब में पथरी बन जाता है पेशाब नली में, तो वो जो किडनी में जो पथरी बनता है उसको कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसको आप लोग नाम याद रखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने के कारण ही ब्रिक में पथरी, जिसको हम लोग ब्रिक में किडनी में स्टोन के नाम से जानते हैं। किडनी में जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण मिलता है। जो अल्कोहल, अब कुछ और सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। जो अल्कोहल का जो अंतःशोषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो लीवर में ही होता है या किडनी में होता है। तो लीवर, अल्कोहल का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो लीवर में होता है। इसके अलावा जो त्वचा भी एक उत्सर्जित अंग है। तो त्वचा क्या करता है कि अनावश्यक लवण जो यूरिया है उसको पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। तो जो उत्सर्जन का जो मेन सहायक, पहले तो सबसे मेन किडनी हो गया, उसके अलावा लीवर, त्वचा, फेफड़ा भी उत्सर्जन के सहायक अंग है। अब हम लोग नर्वस सिस्टम पे आते हैं। नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है। तो नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसको याद रखिए, तो न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब हम लोग आते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो मेन जो इकाई है, जो मेन बॉडी है, अंग है, वो मस्तिष्क है। और दूसरा होता है मेरुरज्जु, जिसको हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड और ब्रेन ये करता क्या है, जो शरीर की सभी से क्रियाओं को नियमन और नियंत्रण करता है। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है सभी को रेगुलेट और कंट्रोल करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड ही। अब जो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कैर्नियल और स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है। इसकी कैर्नियल और स्पाइनल जो तंत्रिकाएं होती है, नर्व होती है, वो पूरा शरीर में इसका जाल बिछा रहता है। हम लोग देखते हैं कैर्नियल जो होता है वो ब्रेन से जुड़ा रहता है, तो स्पाइनल होता है स्पाइनल कोड से जुड़ा रहता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कैर्नियल तंत्रिकाएं होती है, जिसमें पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी होती है वो सेंसरी संवेदी होती है। और जो शेष होती है पहली, दूसरी और 8वीं के अलावे जो 12 जोड़ी में शेष जोड़ी होती है वो संवेदी और चालक दोनों होता है। अब हम लोग स्पाइनल तंत्रिका में आएंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है। एक करता क्या है, जो हाथ पैर की जितनी पेशियां होती है, त्वचा की ग्रंथियां होती है, त्वचा ज्ञानेंद्रियों को ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 12 जोड़ी मतलब 24 कैर्नियल तंत्रिकाएं होती है और 31 जोड़ी यानी 62 स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है। तो कुछ
अब इसको कुछ फैक्ट है जिनको कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। तो मेडुला हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा ये पोर्शन हो गया। ये एक तरफ से बोन से जुड़ा रहता है, दूसरी तरफ से स्पाइनल कोड से जुड़ा रहता है। इसकी लंबाई, इसको मेडुला ऑब्लिगेटा या इसे मेडुला बोलते हैं, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होता है। इसका काम क्या है, ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसका काम करता भोजन जो निगलते हैं, उल्टी होता है, हृदय का जो रेट, हृदय जो धड़कता है उसका जो रेट होता है, खांसने छींकने का जो नियमन केंद्र होता है, तो सबको कंट्रोल मेडुला ऑब्लिगेटा या मेडुला के द्वारा किया जाता है। अब ब्रेन सबसे मेन पार्ट होता है। ब्रेन में हम लोग देखते हैं जितने भी सोचने, हृदय गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन, तीनों का लिए उत्तरदायी जो होता है ब्रेन होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक टर्म सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसका जो पोर्शन होता है लगभग 80% होता है। तो जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, अस्वान क्षमता है, सबको कंट्रोल करता है सेरिब्रम, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, ये जो पोर्शन है स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड करता क्या है, जितने भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया दो तरह के होते हैं, कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। हम लोग देखते हैं कि जो अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, कांटा पे पैर अगर पड़ जाता है तो उससे अचानक हम पैर को अपने पीछे खींच लेते हैं, तो ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इसको प्रतिवर्ती क्रिया जो इस तरह की क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। एक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस ये पार्ट हो गया। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम है कि भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप का जो नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस ही करता है। जितने भी अंतःस्रावी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ही। तो काफी इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप को नियंत्रण करता है। इसके अलावा जितने भी शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्लैंड्स है उससे जो हार्मोन्स का नियंत्रण निकलता है उसका कंट्रोलिंग भी हाइपोथैलेमस करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। अब एक मानव का जो शरीर होता है, जितने भी स्तनधारी जंतु है एवं पक्षी है उसके समान ही मानव शरीर भी नियत तापी होती है। नियत तापी का मतलब है कि शरीर का ताप सर्दी और गर्मी में एक समान रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो हम ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन, तीनों एक ही तापमान है लेकिन अलग अलग मात्रा में इसको नापा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं इसका जो तीसरा पार्ट होगा जिसमें कि जितने भी शरीर में जो ग्लैंड्स है जिससे कि हार्मोन्स निकलता है उसकी मैं चर्चा करूंगा। और संडे को मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस लगभग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा जो बायोलॉजी से मेरे 3 वीडियो जो अपलोड किया है उससे मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।